ओके, आवाज़ क्लियर है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचिंग से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज़ होती हैं उनकी तैयारी करते हैं। इस समय हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कर रहे हैं अगस्त में होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। अभी तक हमने 2-4 प्रश्न पत्र करवा दिया है। आज की इस क्लास में हम पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं, जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था आपका, उसके पार्ट 1 को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, 22 दिसंबर को पार्ट 1 पार्ट 2 कहने का क्या मतलब है? एक पेपर को हम लोग 2 भागों में बांट दिए हैं। जो फैक्ट पर आधारित है, डायरेक्ट चैप्टर से पूछा गया है, उसे पार्ट 1 में रख दिए हैं, और जो पेडागॉजी वाला सेक्शन है हमारा, उसको हमने पार्ट 2 में रख दिया है। ठीक है, तो आपको 30 प्रश्न हम 2 पार्ट में पढ़ा रहे हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2। ठीक, तो शुरू के जो 15 प्रश्न हैं 22 तारीख वाले प्रश्न पत्र के, उसको हम लोग करने चल रहे हैं पार्ट 1 के रूप में। ठीक है, सबसे पहला प्रश्न ये है कि विकास। आपको पता है कि वृद्धि और विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक है, वृद्धि और विकास एक महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके सीटेट के एग्जाम में। ठीक, क्या नाम है? वृद्धि एवं विकास। ठीक, वहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपसे निश्चित रूप से पूछे जाते हैं। क्या प्रश्न है सर? आइए उसको देखते हैं। जो हमारा प्रश्न है वो ये है कि विकास के किस क्षेत्र का संबंध। अब क्षेत्र कहने का मतलब है विकास के कई क्षेत्र होते हैं। एक होता है शारीरिक, एक होता है मानसिक, एक होता है सामाजिक, है ना? फिर कौन सा होता है? संवेगात्मक। कौन सा होता है? संवेगात्मक। फिर कौन सा होता है? नैतिक। देख रहे हैं इस टाइप से। फिर क्या होता है? भाषाई। ये विकास के पक्ष कह लीजिए, क्षेत्र कह लीजिए, बात एक ही है। ठीक, विकास के किस क्षेत्र का संबंध बौद्धिक सामर्थ्यों, जैसे कि ध्यान लगाना, स्मृति मतलब मेमोरी, किसी चीज़ को याद करना, समस्या समाधान करना, इमेजिनेशन कल्पना करना, और किसी नई चीज़ को बनाना करने से संबंधित है। मतलब ये जो चीज़ें शब्द, ये जो शब्द लिखे हैं, इनका संबंध इनमें से किस क्षेत्र से है? तो आपको पता है कि जो मानसिक, जो हमारा पक्ष है, इसे हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं। इसे हम संज्ञानात्मक पक्ष भी कहते हैं, या इसी को हम बौद्धिक पक्ष भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं, संज्ञानात्मक, बौद्धिक, मानसिक, जो भी आप कहें। तो इन सारी चीज़ों का संबंध किससे है? हमारा कॉग्निटिव डोमेन से है, संज्ञानात्मक क्षेत्र से होता है। तो ये आसान सा प्रश्न था, बहुत कठिन प्रश्न हमारा नहीं था। 14 संवेगों की बात मैं गूगल ने की है ना। हमारी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स हैं, उनका संबंध इससे है। जब बच्चे एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, सहयोग की भावना उनमें आ जाती है, भाईचारे की भावना आ जाती है, समाज के नियमों को मानने लगते हैं, तो उसे हम सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। फिर फिजिकल, सामाजिक क्षेत्र कहते हैं। फिजिकल का मतलब क्या होता है? हमारी बोन्स और मसल्स का बढ़ना। तो इसमें सही कौन सा है? संज्ञानात्मक क्षेत्र। संज्ञानात्मक क्षेत्र जब बच्चों का विकसित होता है तो वो ध्यान, स्मृति, समस्या समाधान, कल्पना और रचना करने में योग्यता रखने लगते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पत्र, दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या है हमारा? कि सना एक लड़की है। ठीक, सना एक लड़की है जिसके बारे में आपको पढ़ना है। सना ने अपनी कमीज का बटन बंद करने व कलम पकड़ना सीखने से पहले, ठीक है, एक होता है स्थूल गामक क्रियाएं, एक होता है सूक्ष्म गामक क्रियाएं। ठीक है, जिसे हम कहते हैं ग्रॉस मोटर स्किल, और एक को हम कहते हैं फाइन मोटर स्किल। ठीक है, ओके। आइए, क्या करा उसने? अपने शर्ट की, कमीज की बटन बंद करने व कलम पकड़ने से पहले गिलास और बोतल पकड़ना सीख लिया है। क्या पकड़ना सीख लिया है? ग्लास और बोतल। यह उदाहरण किस ओर संकेत करता है? आपको पता है कि जब हम छोटे कामों को करते हैं तो उसे फाइन मोटर स्किल कहते हैं। जब हम बड़े कामों को करते हैं तो उसे हम ग्रॉस मोटर स्किल कहते हैं। जब हम अपनी उंगलियों से कोई काम करते हैं तो फाइन मोटर है। जब हाथ से कोई काम करते हैं
तो वो ग्रॉस मोटर कहलाता है। तो जब हम ग्रॉस से फाइन की ओर आए तो ये गलत तरीका है, हमको फाइन से ग्रॉस की ओर जाना चाहिए, मतलब सूक्ष्म से स्थूल की ओर चलना चाहिए, ना कि स्थूल से सूक्ष्म की ओर आना चाहिए मोटर स्किल के दृष्टि से। ठीक है, तो अब आप देखिए कि अगर हम फाइन से ग्रॉस की ओर जाते तो हम आगे बढ़ते, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो इसे हम विकास का शीर्षगामी दिशा का सिद्धांत कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? विकास का शीर्षगामी विकास का सिद्धांत। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? बोतल पकड़ना या ग्लास पकड़ना ये बड़ा काम है, और बटन बंद करना उससे छोटा काम है। तो हम क्या कर रहे हैं? ग्रॉस से फाइन की ओर आ रहे हैं, इसलिए हमें ये उल्टा क्रम दिख रहा है। हमें छोटे से बड़े की ओर जाना चाहिए, बड़े से छोटे की ओर नहीं, इसलिए उल्टा है। तो ये विकास की दिशा का अधोगामी सिद्धांत कहलाएगा। इसके लिए कौन सा ऑप्शन आपको टिक लगाना है? सी वाला आपको टिक लगाना है। अधोगामी क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। अधोगामी क्यों है उसका रीजन मैंने आपको बताया। ठीक, आइए तीसरे प्रश्न की ओर। बच्चों का विकास इनमें से किसका परिणाम है? बच्चों का जो विकास है इनमें से किसका परिणाम होता है? मतलब जो विकास हो रहा है उसके पीछे किसका हाथ है, किसका रोल है? केवल आनुवंशिकता का, केवल वातावरण का? मैंने आपको बताया है कि केवल जैसे शब्दों को बिल्कुल भी आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो दोनों कट हो गए। विद्यालय और शिक्षा का? हाँ, विद्यालय और शिक्षा का रोल विकास में होता है, अगर लेकिन चौथा ऑप्शन ना होता तो, क्योंकि जो विद्यालय और शिक्षा है वो वातावरण का ही एक अंग होता है, और इसमें तीसरे वाले से मजबूत हमारा चौथा लग रहा है कि आनुवंशिकता और वातावरण के बीच परस्पर जो अंतःक्रिया होती है, ठीक है, जो इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन बिटवीन हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट का परिणाम होता है क्या? डेवलपमेंट या विकास। बात समझ में आ रही है? इसलिए तीसरे का कौन सा सही हो जाता है? डी नंबर सही हो जाएगा। आइए चौथे की ओर। निम्न में से कौन सा कारक सामाजिकरण का प्राथमिक कारक है? प्राथमिक कारक नहीं है। आपको पता है कि सामाजिकरण के दो कारक होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सामाजिकरण के दो कारक होते हैं। एक को हम क्या कहते हैं? प्राथमिक कारक, और एक को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक कारक। तो जो प्राथमिक कारक है उसमें हम परिवार को रखते हैं, और जो द्वितीयक कारक है उसमें हम पड़ोस, और किसको? स्कूल, और किसको? मीडिया को रखते हैं। लेकिन अगर सरकार के सापेक्ष में देखें, देखिए ये जो सरकार है, अगर मैं इसके सापेक्ष में देखूं तो हमारा जो पड़ोस है, आस पड़ोस है, हमारे जो पीयर ग्रुप हैं, समकक्षी हैं, साथ में पढ़ने वाले, ये तीनों हमारे प्राथमिक में आ जाएंगे। लेकिन अगर सरकार न दिया होता तो हम इस तरीके से पढ़ते, प्राथमिक वो, द्वितीयक ये। तो इसमें से कौन नहीं है? गवर्नमेंट हमारे सामाजिकरण का प्राथमिक कारक नहीं है। बाकी सबको, परिवार पड़ोस को हम प्राथमिक मानते हैं। मित्र भी पड़ोस में ही होते हैं तो उन्हें भी हम प्राथमिक मान लेते हैं। लेकिन अगर कभी आपसे पूछे कि परिवार और पड़ोस में प्राथमिक कौन है, तो परिवार प्राथमिक है, पड़ोस क्या है? द्वितीयक है। ठीक, आइए पांचवें प्रश्न की ओर चलते हैं। हाइंस की दुविधा। हाइंस की दुविधा, एक दुविधा और एक तर्कणा। ठीक, एक दुविधा और एक तर्कणा, दो शर्त बताई गई। किसके द्वारा? कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के द्वारा। एक बताई गई नैतिक दुविधा और एक बताई गई नैतिक तर्कणा। ठीक है, तो नैतिक दुविधा मोरल डिलेमा, और नैतिक तर्कणा मोरल रीजनिंग। जब हम यस या नो दोनों में फंसे होते हैं, किसी काम को करें कि ना करें, जब हम यस एंड नो में फंसे होते हैं तो वो दुविधा होती है। लेकिन जब हम यस और नो दोनों में से किसी एक को चुन लेते हैं तो वो तर्कणा होती है। हाइंस की दुविधा पर बच्चों की प्रतिक्रिया के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने किस विकास की विभिन्न अवस्थाओं का प्रतिपादन किया? आपको पता है कि कोहलबर्ग ने जो भी आप कहें, उस किस विकास पे काम करता है? वो नैतिक विकास पे काम करता है।
सामाजिक विकास पे नहीं, व्यक्तिगत विकास पे नहीं, मनोवैज्ञानिक विकास पे नहीं, बल्कि मोरल डेवलपमेंट पर काम करता है। आइए 6वें नंबर का प्रश्न देखते हैं। 6वें नंबर का प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। 9 वर्षीय लीला के बटनों के संग्रह, बटनों से काफी प्रश्न पिछली बार पूछा गया, जो शर्ट की बटन वगैरह होती हैं वो। 9 वर्षीय लीला ने बटनों के संग्रह को उनके माप के अनुसार वर्गीकृत किया। मतलब छोटी बटन, बड़ी बटन, उससे बड़ी बटन, उससे बड़ी बटन, इस टाइप से। फिर उसने सभी समूहों के बटनों को एकत्रित किया, मतलब पहले बांटा फिर इकट्ठा कर लिया, ठीक। फिर क्या है, फिर उन्हें उनके छेदों के आधार पर दोबारा वितरित किया। जिस बटन, पहले तो साइज के हिसाब से कर लिया, फिर उसमें 4 छेद, 2 छेद इस टाइप से होते हैं, तो उसके आधार पर डिवाइड कर लिया। कुल मिलाकर के जो लीला है वो अच्छा खासा वर्गीकरण कर लेती है और उसके अंदर क्रमबद्धता का भी गुण आता है, ठीक है। मतलब उसके अंदर जो गणितीय संकल्पनाएं हैं वो विकसित हो चुकी हैं, गणितीय संकल्पनाएं विकसित हो चुकी हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार लीला विकास के किस चरण में है? आपको पता है कि जीन पियाजे के सिद्धांत की जो सबसे पहली अवस्था है वो है ये, सबसे दूसरी अवस्था कौन सी? ये। तीसरी अवस्था कौन सी? ये। चौथी अवस्था कौन सी? ये। अब इन चारों में से आपसे पूछ रहा है कि वे वर्गीकरण, क्रमबद्धता, गणितीय संकल्पनाएं किस में विकसित होती हैं? तो सी नंबर में विकसित होती हैं, तीसरी अवस्था में विकसित होती हैं। तीसरी अवस्था का गुण होता है वर्गीकरण करना, तुलना करना, क्रमबद्धता, गणितीय संकल्पनाएं, जोड़ घटाना, गुणा भाग, दिन, समय, तारीख, ये सारी चीजें बता लेना, ठीक। आइए 7वें नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां नंबर प्रश्न क्या कहता है कि जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में, मतलब पुराना ज्ञान उनके पास है और वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, तो इसे क्या कहते हैं? आपको पता है, हमने आपको बताया था कि पूर्व ज्ञान और प्लस नवीन ज्ञान दोनों जब एक साथ आते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन कहते हैं। और जब पूर्व ज्ञान को हटा करके केवल नवीन ज्ञान बचे तो उसे हम समायोजन कहते हैं। 2 तत्व बताए गए थे। तो पुरानी, देखो क्या कह रहा है, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं, मतलब नए अनुभव को पुराने अनुभव से जोड़ते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? एसिमिलेशन, आत्मसातीकरण कहते हैं। आइए 8वें नंबर की ओर। लेव वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपको पता है कि लेव वाइगोस्की ने 3 तत्व बताए थे। एक बताया था भाषा, एक बताया था समाज, एक बताया था संस्कृति। भाषा, समाज और संस्कृति, और काम किस पे किया था? संज्ञानात्मक विकास पे। इन दोनों को ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए अपने सिद्धांत का नाम क्या रखता है? सोशियो कल्चरल थ्योरी, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इट मीन्स कौन सा? तीसरे नंबर वाला ले ले आप, है ना। तीसरे नंबर वाला ऑप्शन ले लीजिए, सही है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। क्योंकि वे तर्क देते हैं कि बच्चों का सीखना संदर्भ में होता है, सामाजिक संदर्भ में होता है। अब हम 9वें प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को, है ना, निकटतम विकास क्षेत्र, फिर लेव वाइगोस्की से प्रश्न ZPD, निकटतम विकास क्षेत्र, निकटतम विकास क्षेत्र ZPD से फिर आपसे प्रश्न पूछा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट से, फिर प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। आइए, जब कोई अध्यापिका किसी विद्यार्थी को उसके विकास के निकटतम क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए सहायता को उसके निष्पादन के वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती हैं। देखो, ZPD और इसके फोल्डिंग दोनों एक जैसे कंफ्यूजन करने वाले चीज़ें हैं, ठीक है। अगर आप प्रश्न को नहीं पढ़ेंगे तो आप ZPD ढूंढेंगे, यहाँ पे ZPD जैसा कोई शब्द है नहीं, ठीक है। अब हेल्प की बात की जा रही है, सहायता की बात की जा रही है।
सहायता की बात दो ही जगह की जाती है, एक जेडपीडी में, एक स्कैफोल्डिंग, जिसे हम क्या कहते हैं पाड़, या इसे हम क्या कहते हैं मचान, या इसे हम क्या कहते हैं ढांचा। ठीक है, तो अब इसके फोल्डिंग यहाँ कहीं है नहीं और वर्तमान स्तर के अनुरूप ढालती भी हैं, इट मीन्स वास्तविक मदद दी जा रही है। जब वास्तविक मदद दी जाएगी तो वो इसके फोल्डिंग, और जब मदद देने की बात कही जाएगी तो उसे जेडपीडी कहते हैं। तो आपने देखा, तो अध्यापिका किस नीति का प्रयोग कर रही हैं? इसके फोल्डिंग का, पाड़ का प्रयोग कर रही हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वें नंबर का प्रश्न देखते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में, एक प्रोग्रेसिव एजुकेशन में, अब आगे आपको पढ़ना है, एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण पाठ्य पुस्तक केंद्रित होती है? बिल्कुल नहीं। योगात्मक परीक्षा पर बल दिया जाता है, मतलब वार्षिक परीक्षाओं पर बल दिया जाता है? ऐसा कुछ नहीं है। विद्यार्थी अध्ययन में सक्रिय भूमिका निभाते हैं? जी हाँ, बच्चों की एक प्रगतिशील कक्षा में, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होती है? सक्रिय भूमिका होती है। अध्यापक दंड पुरस्कार द्वारा छात्रों को शिक्षण की दिशा देते हैं? नहीं, इसमें सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। 11वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, क्या कहता है? बुद्धि कौशल, मतलब कौन सा बुद्धि का कौशल उस कौशल की ओर संकेत करता है, उस बुद्धि की ओर संकेत करता है जो कि दूसरों, देखो गार्डनर से प्रश्न पूछा है, बहुबुद्धि सिद्धांत गार्डनर, बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? गार्डनर के द्वारा दिया गया। बहुबुद्धि सिद्धांत किसके द्वारा? गार्डनर के द्वारा। ठीक, अब उसी में ये 4 प्रकार दिए गए हैं, 4 प्रकार नहीं दिए गए। ठीक, 8 प्रकार बताए गए बुद्धि के गार्डनर के द्वारा बहुबुद्धि सिद्धांत में। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था, कंफ्यूज मत होइएगा। बहुकारक सिद्धांत बुद्धि का किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे बहुबुद्धि है, यहाँ बहुकारक है। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि दूसरों की मनोदशाओं को, उनके स्वभावों को, उनके आशयों को पहचानना, मतलब दूसरों को पहचानने की बुद्धि कौन सी कहलाती है? तो आप 2 शब्द देखिए, एक है इंटर और एक है इंट्रा। ठीक, एक है इंटर, एक है इंट्रा। जो अपने आप को पहचानते हैं अच्छी तरीके से उसे इंट्रा कहते हैं, जो दूसरों को पहचानते हैं अच्छे से उसे इंटर कहते हैं। तो आप देखिए, इंटर यहाँ है, इंट्रा यहाँ है, इसलिए हम किसको टिक लगाते हैं? इंटरपर्सनल को। ऐसे बुद्धि वाले लोग दूसरों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। आइए 12वें नंबर की ओर चलते हैं, क्या कहता है 12वां नंबर? 12वां, अच्छा इसमें से और आप देख लीजिए, तार्किक वालों की गणित बहुत अच्छी होती है, स्पैटियल वाले जो हैं, स्थनिक वाले जो हैं, इनको जगह बहुत जल्दी याद हो जाती है। अंतरा व्यक्तित्व वाले खुद को बहुत अच्छे से पहचानते हैं, अंतः व्यक्तित्व वाले दूसरों को बहुत अच्छे से पहचानते हैं। तो ये चारों भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं, यह प्रस्ताव रखती है कि प्राथमिक कक्षाओं के बच्चों को उनके घर या स्थानीय भाषाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। बिल्कुल, है ना, ये ऐसा कहती है। फिर क्या है? प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षा का माध्यम एक तरह की भाषा में ही उपयोग होना चाहिए। एक तरह की भाषा में दिक्कत होगी, मान लो अलग अलग कुछ हाशिए पे समूह, कुछ पिछड़े वर्ग से बच्चे आए हुए हैं, हम स्टैंडर्ड भाषा का प्रयोग केवल कर रहे हैं, तो वो गलत है। फिर क्या है? शिक्षकों को द्विभाषी उपागम के प्रयोग करने के लिए हतोत्साहित, मतलब 2 लैंग्वेज क्लास में नहीं प्रयोग की जाएगी, इसके लिए दंड का प्रावधान, हतोत्साहित करना, ऐसा भी नहीं करना है। बहुभाषा को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देना चाहिए, बहुभाषा को नई शिक्षा नीति में बढ़ावा दिया गया है, एक समाधान के रूप में देखा गया है, समस्या के रूप में नहीं। तो 12वें का ए वाला ऑप्शन सही हो जाता है। आइए 13 नंबर पे आइए, एक विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कों को प्राथमिकता देता है, ठीक है, और संगीत प्रतियोगिता ठीक है, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों को प्राथमिकता देता है। यह क्या सूचित करता है कि विद्यालय किस प्रकार का है? तो विद्यालय में रूढ़िवादिता है। जब किसी विशेष काम को
किसी विशेष वर्ग से जोड़ दिया जाए, जब किसी विशेष काम को किसी विशेष वर्ग से जोड़ा जाता है कि ये काम केवल उसी के लिए है, तो ऐसे स्थिति को हम क्या कहते हैं? जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। जेंडर रूढ़िवादिता कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। मूल्यांकन के दो प्रकार होते हैं, आपको पता होना चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में इनमें से क्या शामिल है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में से इनमें से क्या शामिल है? मूल्यांकन के मापदंडों और उपकरणों की योजना बनाना। ठीक है, मूल्यांकन के लिए जिन जिन तरीकों का प्रयोग करना है, उपकरणों का प्रयोग करना है, उसको तैयार रखिए। ठीक है, ये वाला सही है ऑप्शन। शिक्षक द्वारा सावधानी पूर्वक इसके फोल्डिंग तैयार करना, पोर्टफोलियो तैयार करना, रिकॉर्ड अभिलेख तैयार करना, ये भी सही है। बच्चों का समय समय पर परीक्षण करना और उन्हें श्रेणीबद्ध करना। मैं आपको बता रहा हूं कि किसी भी बच्चे को आप श्रेणीबद्ध, वर्गीकृत, हतोत्साहित नहीं करने वाले हैं। ठीक है, फिर आइए, शिक्षण को अधिगम प्रक्रिया के साथ एकीकृत करना, मतलब जो हम पढ़ा रहे हैं वो बच्चे सीख लें, बिल्कुल ये हमें करना है। इस प्रकार हम देखते हैं कि तीसरा छोड़ के बाकी सब सही हो जाते हैं, ए वाला हमारा सही हो जाएगा। अब देखिए, सतत और व्यापक मूल्यांकन अलग का टॉपिक है। मैंने अपने YouTube चैनल गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस पे पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ जाकर के देख सकते हो सतत मूल्यांकन क्या होता है, व्यापक मूल्यांकन क्या होता है, खूब अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है। अब देखिए 15वां प्रश्न आज का, पार्ट 1 का अंतिम प्रश्न है ये, कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक, थोड़ा सा और ऊपर करते हैं। ओके, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार असेसमेंट, आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए? मुख्य रूप से रटने, बिल्कुल नहीं, रटने पे बल नहीं देना है, केवल हम पढ़ेंगे ही नहीं, कट कर दिए। सभी विद्यार्थी, जहाँ जहाँ केवल आएगा उसे नहीं पढ़ना है। सभी विद्यार्थियों के लिए उनके सीखने और विकास का अनुकूलन करना। अनुकूलन मतलब उन्हें एडजस्ट करना, जिस तरीके से वो रहना चाहते हों, सीखने के लिए अवसर देना। ठीक है, सी वाला सही है। चौथा भी पढ़ते हैं, विद्यार्थियों का वर्ष के अंत में परीक्षाओं। देखिए, हमें व्यापक मूल्यांकन तो करना है, केवल संज्ञानात्मक आयाम तो हम डी वाला भी कट कर देते हैं। हमें सतत मूल्यांकन, व्यापक मूल्यांकन करना तो है, लेकिन सतत मूल्यांकन के साथ, इसलिए हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो 22 अगस्त को एग्ज़ाम हुआ था हमारा, उसको हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, 22 अगस्त के पार्ट 1 को हमने कर लिया है। अब हम आपसे मिलते हैं 22 अगस्त के पार्ट 2 को लेकर के, इट मीन्स पेडागॉजी वाले सेक्शन को लेकर के। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि और भी हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट हो सकें और आपके लिए अच्छा काम कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।